हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप सिड्डा में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का बाल विकास का मैराथन क्लास है। दोस्तों यह आपका आखिरी ब्रह्मास्त्र है। अगर आप अपने एग्जाम देने से पहले एक बार आप इस क्वेश्चंस को ईमानदारी के साथ देख लोगे तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपका कभी भी बैक नहीं आएगा। यहाँ पर आपके सारे बुक के एक एक प्रश्न छांट के टाइप किए गए हैं और आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की गई है। तो दोस्तों जब हम टाइप करके आप तक पहुंचाते हैं तो आपका फर्ज है कि आप इस क्लास को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि किसी का भी बैक ना आए। ओके दोस्तों, जितने हमारे भाई बहन हैं सब लोग इस क्लास को अपने फेसबुक पर, अपने मैसेंजर पर, अपने व्हाट्सएप पर, ग्रुप में आप लोग हर जगह शेयर करिए, क्योंकि दोस्तों ऐसा आखिरी ब्रह्मास्त्र क्लास, ऐसा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास बार बार नहीं मिलता है। तो आइए हम लोग यहाँ पर दोस्तों देखते हैं, बहुत ही बड़ा मैराथन क्लास है। दोस्तों अब तक ऐसा क्लास आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिला होगा, लेकिन हम यहाँ पर आपको दे रहे हैं। तो आपका भी फर्ज है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है तो आप बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आइए फिर हम लोग चलते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न है। यहाँ पे आपका लिखा गया है कि जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है। दोस्तों इसमें आपको बताना है कि 400 ग्राम या फिर 350 ग्राम। ओके दोस्तों, यह सब आपका रहेगा ग्राम में। 500 ग्राम या फिर 250 ग्राम, इसमें आपका क्या होगा। अगर बात करें जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क के भार की, तो इसमें आपका हो जाएगा 350 ग्राम। कितना होगा आपका 350 ग्राम बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका दूसरा है कि जन्म के समय 5 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है। जन्म के समय से 5 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है। इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा शैशव अवस्था। क्या होगा, शैशव अवस्था आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका एक भी प्रश्न यहाँ से नहीं मिस होना चाहिए। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है सब। बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया जाता है। आपको बताना है कि बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसमें आपका हो जाएगा 3 अवस्थाओं में। कितनी अवस्थाओं में, 3 अवस्थाओं में आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पूछा गया है आपसे कि बुद्धि परीक्षण मापन दोस्तों किस में आता है। CAT, TAT, MAT या फिर भाटिया बैटरी परीक्षण। अगर बात करें आंसर की तो इसमें आपका TAT दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो बस केवल आपको TAT ही मिला है दोस्तों। अभी इसके 3 भाग और भी होते हैं। ठीक है दोस्तों, CET, IBT, SET। ठीक है, इसमें अभी आपके इसमें 3 भाग और होते हैं, लेकिन अभी केवल आपको TAT ही पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि थॉर्नडाइक के सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। तो दोस्तों 5 होगा, 6 होगा, 4 होगा या 3 होगा। अगर बात करें हम आंसर की, तो इसमें आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी आपका नंबर 3 हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है थॉर्नडाइक से। थॉर्नडाइक, स्किनर, कोहलर, पावलॉक। ओके दोस्तों, सबसे प्रश्न आपका बनेगा और सारे प्रश्न आपको कंटिन्यू ऐसे मिलते रहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका दिया गया है कि पावलॉक ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया है। किसके ऊपर किया है, बिल्ली, बंदर, कुत्ता या मेढक। अगर बात करें आंसर की, तो इसमें आपका सा वाला यानी आपका कुत्ता बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया है। बिल्ली, बंदर, कुत्ता या दोस्तों मेढक। इसमें आपका क्या होगा, यहाँ पे आपके हैं पावलॉक जी, यहाँ पे ठीक है आपके हैं थॉर्नडाइक जी। आपको आसपास क्वेश्चन मिल रहे हैं। ठीक है, इनका दोस्तों हो जाएगा ठीक है बिल्ली, पावलॉक जी कुत्ता और थॉर्नडाइक जी बिल्ली। ओके दोस्तों, कंफर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको तनिक सा भी डाउट हो, आप बेहिचक कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि कोहलर के सीखने के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसमें ठीक है आपका हो जाएगा उद्दीपन सिद्धांत है। दोस्तों क्या होगा आपका,
आपका उद्दीपन सिद्धांत बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आपका क्रिया सिद्धांत नहीं होगा। ठीक है, आपका क्रियात्मक भी नहीं होगा। उसके बाद ठीक है आपका पुनर्बलन भी नहीं होगा। ठीक है, आपका उद्दीपन सिद्धांत बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका कि बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं। बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 5, 6, 4 या 3। इसमें दोस्तों ठीक है आपका 3 यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बाल विकास की 3 अवस्थाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंबर 10, किशोरावस्था बड़े बल, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था होती है। यह कथन दोस्तों यह कथन किसका है। इसमें आपका हो जाएगा स्टैनले हॉल का, यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अब हम लोग यहाँ देखते हैं 11वां प्रश्न। 11वां आपका है कि किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द बताइए। इसमें आपका दोस्तों क्या होगा, इसमें आपका क्या होगा, तो दोस्तों इसमें आपका क्या होगा, समायोजन, समानता, विकास या परिवर्तन। तो दोस्तों इसमें आपका परिवर्तन बिल्कुल सही होगा। क्या होगा आपका परिवर्तन, इसमें आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हम चाहते हैं कि आप लोग यहाँ पर कम टाइम में अधिक से अधिक क्वेश्चंस को देखिए, समझिए और टेस्ट करिए। 12वां आपका है कि बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। इसमें दोस्तों आपका क्या होगा, पोषण, संस्कृति, तनाव या लिंग भेद है। दोस्तों ठीक है नहीं है, यानी आपका लिंग, लड़का हो या लड़की हो, अगर दोस्तों उसे हर चीज़ की सुविधा दी जाएगी तो उसके विकास में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। कहीं कहीं ठीक है आपको तनाव मिलेगा, लेकिन दोस्तों ठीक है आपका तनाव गलत है, आपका लिंग भेद ही होगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका कि बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है। इसमें आपका क्या होगा, इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा किशोरावस्था। ठीक है दोस्तों, आपका किशोरावस्था बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका 14वां है कि किशोरावस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था किसने कहा है। अब यहाँ दोस्तों किशोरावस्था के उथल पुथल की अवस्था इसलिए कहते हैं क्योंकि जब कोई बालक इंटर पास करता है, ठीक है, आप जब बीए कर लेते हो, तब दोस्तों कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें उथल पुथल करती हैं कि आखिर मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे पुलिस में जाना है, मुझे जाना है फौज में। दोस्तों कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपकी उथल पुथल की समस्याएं आ जाती हैं। इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा ठीक है स्टैनले हॉल, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे अच्छा प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिला है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 सूत्र के मापन किया जाता है दोस्तों। ठीक है, इस जो ये जो आपका फार्मूला दोस्तों, इसका मापन क्या करने के लिए किया जाता है, ज्ञान, आयु, बुद्धि लब्धि या फिर लंबाई। अगर बात करें आंसर की तो दोस्तों आपका बुद्धि लब्धि सबसे सही आपका रिक्वेस्ट हो जाएगा। ऐसे ही मज़ेदार प्रश्न, ऐसे ही आसान क्वेश्चंस आपको हमेशा दिखते रहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि सीएटी परीक्षण किस आयु के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने हेतु प्रयुक्त होता है। 1 से 5 वर्ष है, 3 से 11 वर्ष है, ठीक है, 11 से 13 वर्ष है, या फिर ठीक है आपका 13 से देखिए उस देखिए 1 से 5, या फिर आपका 3 से 11, या फिर ठीक है आपका 11 से 13, ठीक है, या फिर आपका 11 से ठीक है तो 15। इसमें आपका क्या होगा, अगर दोस्तों ठीक है हम बात करें आंसर की तो दोस्तों इसमें आपका क्या होगा ये आपको बताना होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में। इसमें ठीक है आपका होगा 3 से 11 वर्ष। ओके दोस्तों, चलिए इसमें आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 17वां आपका है कि व्यक्तित्व अस्थायी समायोजन है। इसमें आपका क्या होगा, व्यक्ति के भावनाओं के साथ है, नवीन परिस्थितियों के साथ है, सामाजिक गुणों के साथ है, या फिर दोस्तों वातावरण के साथ। इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसा वातावरण रहेगा वैसा दोस्तों आपका समायोजन बन जाएगा। टीएटी, ओके दोस्तों, टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दोस्तों,
मरे एंड मॉर्गन ने। ओके दोस्तों, आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 19वां आपका यहाँ पर है कि संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्ति की घटनाएं होती हैं। इसमें आपका क्या होगा? इसमें दोस्तों आपका क्या होगा? शारीरिक। दोस्तों देखिए आपका यहाँ पे लिखा है आपका शायरी, ये गलत है। यहाँ पे आप लिखिए शारीरिक विकास या फिर बौद्धिक विकास, व्यावसायिक विकास या समायोजन में। इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका सही होगा समायोजन। ठीक है दोस्तों, समायोजन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अब यहाँ देखते हैं 20वां क्वेश्चन से। सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को कहा जाता है। इसमें आपका क्या होगा? इसमें ठीक है आपका हो जाएगा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है। ओके दोस्तों, सहायक सिद्धांत आपका नहीं होगा, भावात्मक नहीं होगा, ठीक है, आपका ज्ञानात्मक नहीं होगा। इसमें आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर 20 क्वेश्चंस कर चुके हैं, लेकिन अभी तक आपने इस क्लास को शेयर नहीं किया है। दोस्तों प्लीज़ आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि किसी भी भाई बहन का किसी भी विषय में बैक ना आए। जो हमारे भाई बहन अभी तक नहीं ऐड हैं वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐड हो जाएं, ताकि कोई भी अपडेट, कोई भी क्लास, कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। अब यहाँ देखते हैं हम लोग 21 प्रश्न। 21 यहाँ पे आपका है कि किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है। किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है। इसमें आपका क्या होगा? इसमें दोस्तों आपका शारीरिक स्वास्थ्य, संवेगात्मक विकास, ठीक है, मानसिक विकास, आपका उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका 22वां क्वेश्चन है कि कल्पना दुरुस्त वस्तुओं के संबंध का चिंतन है, यह परिभाषा किसकी है? इसमें आपके हो जाएंगे मैकडूगल। तो दोस्तों आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि 23 क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कल्पना को स्वाभाविकता। ओके दोस्तों, स्वाभाविकता का नाम किस शिक्षा शास्त्री ने दिया था? कल्पना को स्वाभाविकता का नाम किस शिक्षा शास्त्री ने दिया है, ये आपको बताना है। तो इसमें आप हो जाएंगे टीपी नन ने। ओके दोस्तों, आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 यहाँ पे आपका है कि चिंतन एक प्रकार का रहस्यपूर्ण व्यवहार है। चिंतन एक प्रकार का रहस्यपूर्ण व्यवहार है, यह कथन किसका है? दोस्तों यह कथन किसका है? तो यह कथन ठीक है आपका आ जाएगा गेट का। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 25, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चिंतन से संबंधित नहीं है? ठीक है, कौन सा तत्व चिंतन से संबंधित नहीं है, ये यहाँ पे आपको बताना है। इसमें दोस्तों आपका दा वाला बिल्कुल सही ठीक है हो जाएगा। जो क्वेश्चंस आपको नया लग रहा हो उस क्वेश्चंस को आप लोग नोट कर लीजिए, ताकि आप लोग बाद में ये ना कहो कि सर ये क्वेश्चंस आउट ऑफ कोर्स आया था। ठीक है, हम यहाँ पर आपके सभी बुक के एक एक क्वेश्चंस को मिक्स कर कर देने वाले हैं, ताकि क्वेश्चंस कहीं से भी आए आपके निगाहों से ना छूटे। 26 यहाँ पे आपका है चिंतन के प्रमुख साधन कौन से हैं? दोस्तों चिंतन के प्रमुख साधन आपके कौन कौन से हैं? तो इसमें आपका प्रतिभा हो जाएगा, ठीक है, प्रत्येक हो जाएगा, भाषा एवं शुद्धि। ठीक है, यानी आपकी तीनों बिल्कुल सही हैं, यानी आपका हो जाएगा आंसर उपरोक्त सभी। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि निम्नलिखित में कौन सी शिक्षण विधि चिंतन को महत्व प्रदान करती है? दोस्तों इसमें आपका क्या होगा? समस्या समाधान विधि, खेल विधि, व्याख्यान विधि या अन्वेषण विधि। इसमें आपका क्या होगा? दोस्तों जब इसमें आपकी शिक्षण विधि चिंतन, ठीक है, जब इसमें आपका चिंतन का महत्व आ गया, इसमें कहीं ना कहीं आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका खेल विधि बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 28 कि वह मानवीय योजना जिसके आधार पर वह किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है वह कहलाता है। दोस्तों वह आपका क्या कहलाएगा? ठीक है, वह आपका कहलाएगा कल्पना। दोस्तों क्या होगा? कल्पना आपका बिल्कुल सही ठीक है हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका 29 क्वेश्चन है कि
व्यक्तित्व विभिन्न नेताओं को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं। ओके दोस्तों, आपके प्रमुख कारक कौन से हैं ये यहाँ पे आपको बताना है। अगर दोस्तों हम मान लो इसके आंसर की बात करें, दोस्तों इसका आंसर ठीक है आपका हो जाएगा आ और बा। ठीक है, यानी आपका आनुवंशिकता और वातावरण आपका बिल्कुल सही ठीक है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा का नाम, दोस्तों भाषा एवं नाम का प्रयोग किस चिंतन की विशेषता होती है। ठीक है, भाषा एवं नाम का प्रयोग किस चिंतन की विशेषता होती है, इसमें आपको बताना है। मैं आपको बता दूं कि आप प्रश्नों को अच्छे से पढ़ के समझ के तभी आप लोग टिक लगाइएगा। ओके दोस्तों, इसमें आपका क्या होगा, देखिए इसमें आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी आपका पहला दोस्तों ठीक है बिल्कुल सही हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर 30 क्वेश्चंस कर चुके हैं और ये है आपका 31। शिक्षा, किसी शिक्षा शास्त्री के विचारात्मक चिंतन को ही चिंतन माना जाता है। इसमें दोस्तों आपका क्या होगा, यह किसने कहा था, ये थे आपके ड्यूबी। ओके दोस्तों, ड्यूबी आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे, यानी आपका सा वाला बिल्कुल दोस्तों सही हो जाएगा। यहाँ पे ठीक है आपको लिखना होगा ड्यूबी। ओके दोस्तों, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है, कोई बात नहीं, ठीक है आप उसको समझ सकते हैं, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि तर्क की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। तर्क की प्रमुख विशेषता क्या मानी जाती है, तो मैं आपको बता दूं निश्चित लक्ष्य, कारण का खोज और समस्या समाधान। ठीक है, ये आपके तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे, यानी आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों अब यहाँ देखते हैं 33 क्वेश्चन से। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, हमने आपको आगे बताया था कि 140 से अधिक। दोस्तों कितना होगा, आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ये नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि तर्क का प्रमुख तरीका क्या होता है। दोस्तों तर्क करने का प्रमुख तरीका आपका क्या होता है, दोस्तों ये आपके तीनों बिल्कुल सही हैं, यानी आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। ओके दोस्तों, स्वाभाविकता, दृढ़ निश्चय और सूक्ष्म शक्ति ये आपकी तीनों हैं, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 35 क्वेश्चन से। 35 आपका है कि परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन कहलाता है। कल्पना, चिंतन, तर्क या स्मृति, इसमें दोस्तों आपका कल्पना यानी आ वाला आपका सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर हर प्रश्नों को तेजी के साथ कम टाइम में आपको बहुत कुछ अधिक देने वाले हैं, इसलिए आप लोग कंटिन्यू हर प्रश्न को देखते रहिए। 36 आपका है किसी समस्या का समाधान करने के लिए गढ़ अनुभवों को नए ढंग से समायोजित किया जाना कहलाता है। आपका क्या होगा, कल्पना, चिंतन, तर्क या स्मृति। दोस्तों इसमें आपका तर्क बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 37 यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि बालक के शरीर में होने वाली वृद्धि अर्थात लंबाई एवं वजन को कहते हैं। दोस्तों जब बालक की लंबाई और वजन बढ़ती है तो दोस्तों वह आपका ठीक है आएगा अभिवृद्धि में। ठीक है, आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 38 क्वेश्चन है। वंशानुक्रम का वाहक क्या होता है। वंशानुक्रम दोस्तों जीन्स। ठीक है दोस्तों, आपने सुना होगा गांव में बोलते हैं लोग कि पिता का जीन्स आ गया है बच्चों में, माता का जीन्स आ गया है बच्चों में, ठीक है उनके दादा का आ गया। ये आपके ठीक है पूर्वजों से मिलते हैं, जो आपको वंशानुक्रम मिलता है वह आपके पूर्वज से ही मिलते हैं। इसमें आपका जीन्स बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण कहा जाता है। दोस्तों अभी हमने जस्ट आपको बताया है, उसे कहते हैं अनुवांशिकता। ओके दोस्तों, अनुवांशिकता आपका हो जाएगा। वंशानुक्रम, अनुवांशिकता, इन दोनों में अधिक अंतर नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि मानव विकास के किस क्षेत्र को वातावरण द्वारा प्रभावित किया जा सकता है। मानसिक विकास, व्यक्तित्व विकास को, इसमें आपका क्या होगा, इसमें दोस्तों आपका आ और बा ठीक है दोनों सही हो जाएगा। अगर किसी भी व्यक्ति के मानसिक विकास को
प्रभावित करना है तो उसका मानसिक विकास, और दोस्तों ठीक है इसके बाद आप उसका व्यक्तित्व विकास, अगर कहीं ना कहीं कोई भी समस्या होगी इन दोनों में, दोस्तों उसका वातावरण ज़रूर प्रभावित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए वातावरण को ठीक रखने के लिए मानसिक विकास होना बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 41, कोशिका के किस भाग में जीन्स पाया जाता है। अब यहाँ पर कोशिका की भी बात की जा रही है, इसमें आपका हो जाएगा गुणसूत्रों में। ओके तो गुणसूत्रों आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया आपका गलत हो जाएगा, प्लाज्मा भी आपका गलत हो जाएगा, इसके बाद ये तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आपका बा वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है वंशानुक्रम का प्रमुख नियम क्या होता है। वंशानुक्रम के प्रमुख नियम के बारे में आपको बताना है, तो आ और बा यानी आपके दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऐसे ही इजी क्वेश्चंस, ऐसे ही अच्छे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, कोई भी डरने की बात नहीं है। वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है बालक के, दोस्तों बालक के तंत्रिका तंत्र पर, बुद्धि पर, ठीक है दोस्तों, मूल प्रवृत्तियों पर, यानी आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, इन तीनों पर वंशानुक्रम का प्रभाव देखने को मिल जाता है। जस्ट यहाँ पे आपका है कि मूल प्रवृत्ति पलायन का समय होता है भय, घृणा, आश्चर्य या क्रोध है। इसमें दोस्तों आपका भय बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों भय आपका संवेग के अंतर्गत भी आएगा। ठीक है, अगर पूछेगा कि निम्न में से संवेग क्या है, तो भय, गुस्सा करना, हंसना, ठीक है, रोना, ये सब आपके संवेग के अंतर्गत ही आएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है वंशानुक्रम के प्रभाव के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है। दोस्तों हमने आपसे कहा ही था अभी पहले ही, माता पिता को और सगे संबंधियों को। दोस्तों आ और बा दोनों आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। वंशानुक्रम दोस्तों आपके कहीं ना कहीं पूर्वजों से आता है, आपके सगे संबंधी हो या फिर आपके माता पिता हो, आपके दादा हो, दादी हो, ठीक है, कोई भी हो। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि 46 है, मैकडूगल ने वंशानुक्रम संबंधित प्रयोग किस प्राणी पर किए हैं। अब जब दोस्तों यहाँ पर मैकडूगल, ठीक है, यहाँ होगा आपका गा, जहाँ आपका खा है वहाँ आपका गा हो जाएगा। ठीक है, गा मैकडूगल की बात हो जाए तो ये आपके चूहे के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पे आपका है मानसिक विकास पर वातावरण के प्रभाव के संदर्भ में प्रयोग किए हैं। इसमें दोस्तों आपका क्या होगा, हमने आपसे कहा था कि जहां आपको दिख जाए उपरोक्त सभी 99% दोस्तों आपका उपरोक्त सभी ही सही हो जाता है। इसमें आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है। अभ्यास और अनुभव की बात की जा रही है। अगर दोस्तों आप अभ्यास करते हो किसी भी चीज़ पर, अगर किसी भी चीज़ से पहले कि कोई भी चीज़ आप कर रहे हो उससे पहले अगर आपको अनुभव है उस चीज़ का, तो उसे हम क्या कहते हैं, यही आपको इसमें बताना है। दोस्तों अगर कहीं पर भी, ठीक है, कहीं पर भी अगर आपको अभ्यास और अनुभव मिल जाए, दोस्तों इसमें आपका क्या होगा, अवधारणा, प्रेरणा या फिर प्रतिकार या अधिगम, इसमें आपका दोस्तों क्या होगा, आप लोग कमेंट करिए। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें आपका कुछ भी नहीं है। इसमें दोस्तों ठीक है आपका हो जाएगा अधिगम, यानी सीखना। दोस्तों जितना ठीक है आप सीखोगे, जितना आप अभ्यास करोगे, ठीक है, जितना आप सीखोगे उतना कहीं ना कहीं आपका अनुभव भी बढ़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका कि प्रयत्न और त्रुटि के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। दोस्तों कोहलर, थॉर्नडाइक, स्किनर या हल, कौन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन दोस्तों है आपका, थॉर्नडाइक बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों क्या होगा आपका थॉर्नडाइक बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए आप लोग यहाँ पर थॉर्नडाइक से आपके बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। दोस्तों थॉर्नडाइक से आपके बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर बात करें कि आखिर थॉर्नडाइक जी, आइए अब यहाँ पे थॉर्नडाइक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। थॉर्नडाइक जी ने बिल्ली और मृत्यु यानी मरी हुई मछली पर प्रयोग किया था। ठीक है, थॉर्नडाइक जी ने चूहे पे भी प्रयोग किया था। दोस्तों इनके ठीक है दो नियम हैं, थॉर्नडाइक जी के दो नियम हैं। पहला आपका है मुख्य नियम, ठीक है, दूसरा आपका हो जाएगा गोल्ड नियम। कभी कभी पूछेगा आपसे कि SR, ठीक है, SR थ्योरी किसने दिया था,
दोस्तों आपका ठीक होगा थॉर्नडाइक जी ने। ठीक है, संबंध का सिद्धांत है, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत है, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत है। ठीक है दोस्तों, ये सब सिद्धांत आपके थॉर्नडाइक जी के हैं। अगर पूछे आपसे कि आर प्रकार का सिद्धांत किसने दिया था, तो आपके हो जाएंगे स्किनर महोदय। अब हम आते हैं अपने पॉइंट पर, नहीं तो ऐसे हम बहुत आगे निकल जाएंगे। जस्ट यहाँ पे आपका है कि आईपी, दोस्तों आईपी पावलॉग ने प्रयोग किया था। अब यहाँ पर पावलॉग जी की बात की जा रही है, आखिर पावलॉग जी ने किस पे प्रयोग किया था। तो दोस्तों हमने अभी आपको बताया कि आर प्रकार किसका था। ठीक है, आर प्रकार था स्किनर जी का। दोस्तों ठीक है, एस प्रकार आपका हो जाएगा पावलॉग जी का। किसका होगा, पावलॉग जी का आपका हो जाएगा। इन्होंने कुत्ते पे प्रयोग किया था। किस पे दोस्तों, इन्होंने कुत्ते पे प्रयोग किया था। ठीक है, पावलॉग जी उद्दीपन का प्रयोग किया था। ओके दोस्तों, उसके बाद ये रूस के वैज्ञानिक थे। ओके दोस्तों, आर प्रकार सबसे अधिक आपसे पूछा जाएगा, और ये एक प्रकार के शास्त्री थे। ठीक है, कुछ लोग इन्हें शास्त्री जी भी बोला करते थे। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत के जन्मदाता कौन थे। अब यहाँ आपका है अंतर्दृष्टि सिद्धांत के जन्मदाता आपके कौन थे। इसमें ठीक है दोस्तों, आपके जाएंगे कोहलर। ठीक है, आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का नियम कौन सा है। समय का नियम, ठीक है, और आपका होगा तीव्रता का नियम, यानी आपका आ और बा दोनों बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 53 योजना विधि के जन्मदाता कौन है। इसमें आपका क्या होगा, तो इसमें तो आपका क्या होगा किलपैट्रिक। ठीक है, आपके किलपैट्रिक आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। थॉर्नडाइक जी ने कितने सिद्धांत दिए हैं। अब यहाँ थॉर्नडाइक की बात की जा रही है। थॉर्नडाइक जी ने कितने सिद्धांत आपके दिए हैं। दोस्तों थॉर्नडाइक जी ने आपके 3 सिद्धांत दिए हैं। कितने दोस्तों, 3 सिद्धांत दिए हैं। तीनों का नाम आप चाहो तो लिख सकते हो, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। दोस्तों किसका, अभ्यास का नियम। ठीक है, आपका नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम थॉर्नडाइक ने 3 सिद्धांत दिए थे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसकी ऊपर प्रयोग किया था। यानी दोस्तों कोहलर ने अपने प्रयोग किस 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 पर किया था, बिल्ली, चूहे, कुत्ते या फिर वन मानुष पर। अब यहाँ पे बात करते हैं हम कोहलर की। तो जब यहाँ पे ठीक है बात आएगी कोहलर की, ये ठीक है आपके हो जाएंगे वन मानुष। ठीक है, वन मानुष पर इन्होंने प्रयोग किया था। चिंपैंजी, ओके दोस्तों, चिंपैंजी बंदर भी आप उसको बोल सकते हो। चिंपैंजी बंदर का नाम क्या था, सुल्तान था। इन्होंने 6 चिंपैंजी बंदरों पर प्रयोग किया था। दोस्तों इनके कुछ सिद्धांत हैं, आप चाहो तो लिख सकते हो। इनके सिद्धांत हैं सूक्ष्म विधि का सिद्धांत है, ओके दोस्तों, गेस्टाल्ट का सिद्धांत है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है। ये दोस्तों जर्मन के थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 56 यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास में कितनी अवस्थाओं को बताया है। अब यहाँ जीन पियाजे की बात की जा रही है। दोस्तों इसमें ठीक है आपका हो जाएगा 4 अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं, आपकी 4 अवस्थाएं हो जाएंगी। कौन कौन सी दोस्तों, पहला आपका हो जाएगा संवेगी गामक अवस्था। ठीक है, संवेदी गामक अवस्था आपका पहला हो जाएगा। दूसरा आपका हो जाएगा पूर्व संक्रामक अवस्था। तीसरा आपका हो जाएगा मूर्त अवस्था। ठीक है, चौथा आपका हो जाएगा अमूर्त या अनौपचारिक अवस्था। ठीक है दोस्तों, ये इनकी 4 अवस्थाएं हो जाएंगी और इनकी उम्र जो है अलग अलग हैं। दोस्तों इस पर हम फिर कभी बात कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि देखना, सिर उठाना, बैठना और चलना किस प्रकार के अधिगम का उदाहरण आपका हो जाएगा। या दोस्तों ठीक है आपका हो जाएगा गामक। दोस्तों इसमें आपका गामक होगा लेकिन कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो ठीक है यहाँ पे आप लिख लीजिए। ठीक है, गामक अधिगम क्या होगा आपका गामक अधिगम हो जाएगा। ओके दोस्तों, गामक अधिगम आपका हो जाएगा। देखना, सिर उठाना, बैठना, चलना, ठीक है, ये सब आपके गामक अधिगम के अंतर्गत आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि सीखने की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। अब यहाँ सीखने की प्रमुख विशेषता आपका क्या होगा इसमें, ठीक है दोस्तों, आपका अभ्यास है, विभेदीकरण, ठीक है, लक्ष्य की प्राप्ति, ये आपके तीनों होंगे, यानी आपका हो जाएगा उपरोक्त है सभी। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि बालक के अधिगम को किस प्रकार का वातावरण प्रभावित करता है। बालक के अधिगम को किस प्रकार का वातावरण प्रभावित करता है, तो दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा परिवार, कक्षा और समाज, ठीक है। अगर परिवार, कक्षा और समाज का वातावरण गंदा है तो दोस्तों कहीं ना कहीं बच्चे का मानसिक विकास बहुत ही बेकार होगा, ठीक है। अगर इनका वातावरण अच्छा है तो कहीं ना कहीं बच्चे का विकास अच्छा होगा, यानी ये आपके तीनों होंगे, यानी आपका उपरोक्त सभी बिल्कुल सही, ठीक है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि थकान मनुष्य की वह अवस्था है जिसमें उसका शारीरिक समायोजन नहीं हो पाता। थकान की तो यह परिभाषा दी है दोस्तों, थकान की यह परिभाषा किसने दी है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें, ठीक है, आपका ड्रिल ने, ओके दोस्तों, ड्रिल ने आपका दिया है, इसमें ऑप्शन नहीं है, ठीक है, इसको आप काट के यहाँ ले सकते हैं, ठीक है, ड्रिल ने। दोस्तों आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, ठीक है, इसलिए क्लास देने में जल्दबाजी में कहीं ना कहीं टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, कोई बात नहीं, ठीक है दोस्तों। इसमें आपका ड्रिल बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग 60 क्वेश्चन देख चुके हैं, ये है आपका 61 क्वेश्चन है। मानसिक थकान का प्रमुख लक्षण क्या है। दोस्तों कभी कभी आप लोग पढ़ते पढ़ते थक जाते हो, उसमें कहीं ना कहीं आपकी मानसिक थकान हो जाती है, तो कार्य में रुचि ना लगना, ओके दोस्तों, मस्तिष्क में भारीपन और उत्साह में कमी, ये तीनों कहीं ना कहीं आपके मानसिक थकान के संदेश देते हैं, ठीक है। आपका द वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपका है कि प्रोजेक्ट विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है। अगर बात करें आंसर की, इसमें आपके हो जाएंगे किलपैट्रिक साहब, ओके दोस्तों, इसमें आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 63 क्वेश्चन है, इसमें आपका हो जाएगा कि किस प्रोजेक्ट का उद्देश्य छात्रों की बौद्धिक समस्याओं हल करने के लिए प्रेरित करता है। अब यहाँ पर छात्रों की बौद्धिक समस्याओं को हल करने की बात की जा रही है, इसमें आपका हो जाएगा समस्यात्मक प्रोजेक्ट, ठीक है, इसमें आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। सूझ का प्रमुख विशेषता क्या है। अब यहाँ सूझ की बात की जा रही है, तो दोस्तों इसमें आपका तीनों बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी आपका होगा उपरोक्त सभी। जितने क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं, जहाँ जहाँ पे आपको उपरोक्त सभी मिला है वही आपका सही गया है, ठीक है, क्योंकि 99% आपका यही प्रश्न सही हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। किसने सौंदर्य विकास के लिए सूझ की आवश्यकता माना है। दोस्तों हर प्रकार के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों सूझ की बात की जा रही है, इसमें आपके हो जाएंगे क्रो एंड क्रो, ठीक है, क्रो एंड क्रो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि जीन पियाजे ने किस अवस्था को आत्म केंद्रिता की अवस्था कहा है। इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा संवेदी गामक अवस्था, ठीक है, आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है सीखने हेतु ब्रूनर द्वारा विकसित प्रतिमान कब प्रस्तुत किया गया है। इसमें दोस्तों आपका क्या होगा, इसमें ठीक है आपका हो जाएगा 1956, यानी आपका 1956 आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि अनुभव तथा परीक्षा द्वारा व्यवहार में रूपांतरण ही अधिगम है, यह कथन किसका है, इसे किसने कहा है। इसमें आपके जाएंगे गेट्स एवं अन्य। यहाँ पे हम थोड़ा तेज चलेंगे ताकि हम चाहते हैं कि आपका कम टाइम में अधिक क्वेश्चन कवर हो जाए, क्योंकि दोस्तों आपको अभी और भी कुछ पढ़ना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि पठार क्षेत्रीय प्रसार है जिससे उन्नति का बोध होता है, कहा है दोस्तों, किसने कहा है ये आपको बताना है, किसने कहा है। इसमें आपके जाएंगे स्किनर महोदय, ठीक है, इसमें आपका दा वाला स्किनर जी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है अधिगम वक्र सीखने की प्रक्रिया से होने वाली गति और प्रगति को व्यक्त करता है,
यह कथन किसका है? इसमें आपके हो जाएंगे दोस्तों, इसमें आपके कौन होंगे? इसमें आपके दोस्तों कौन होंगे? आप जरा कमेंट करिए। इसमें आपके हो जाएंगे, ठीक है, गेट्स। गेट्स जी आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब यहाँ देखते हैं 71 क्वेश्चन। आपको हम यहाँ पर हर एक बुक से क्वेश्चंस लाकर आपको यहाँ मिक्स क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि किसी भी बुक से अगर आपका प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में तो कोई भी क्वेश्चन से आउट ऑफ कोर्स से कभी भी नहीं लगेगा। 71 यहाँ पे आपका है, कौन सा अधिगम वक्र सीखने की प्रगति को लगातार बढ़ाते हुए व्यक्त करता है? इसमें आपके हो जाएंगे सरल रेखीय वक्र, ठीक है, आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 72 क्वेश्चन है, अधिगम वक्र को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन सा है? अब यहाँ पर अधिगम को प्रभावित करने का प्रमुख कारक की बात की जा रही है। अगर तो यहाँ पे आपका आभास, ठीक है, कौशल, आपका उत्साह, अगर ये आपके तीनों डाउन है तो कहीं ना कहीं आपके अधिगम को प्रभाव डाल सकती हैं, यानी आपका उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब यहाँ देखते हैं 73 प्रश्न। सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण के शिक्षक का उपाय है। इसमें आपका क्या होगा दोस्तों? इसमें ठीक है आपका दोस्तों क्या होगा ये आपको बताना है। इसमें ठीक है आपका हो जाएगा जड़ ने। ओके दोस्तों, किसने कहा था दोस्तों? एक मिनट, ये ठीक है आपका प्रश्न ही अलग है, इसका आपका आंसर भी अलग है। तो इसमें आपका क्या होगा? इसमें ध्यान रखो, इसमें आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। देखिए सकारात्मक अधिगम, ठीक है, स्थानांतरण शिक्षण का उपाय यहाँ पे बात किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें आपका शिक्षण की उपाय की बात की जा रही है, यानी आपका ये तीनों उपाय, ये तीनों आपके अभ्यास, प्रयोग और परीक्षण सही है, यानी आपका दा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध में चित्रांकित करने वाली वक्र रेखा कहलाती है। क्या कहलाएगी ये यहाँ पे आपको बताना है। अब दोस्तों जब यहाँ पे सीखने की बात की जा रही है इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका अधिगम वक्र हो जाएगा। क्या होगा इसमें आपका अधिगम वक्र बिल्कुल सही हो जाएगा। अधिगम वक्र आपका दोस्तों इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका 75 है कि निम्न में से अधिगम का स्रोत कौन सा है? दोस्तों यहाँ अधिगम के स्रोत के बारे में बात की जा रही है। दोस्तों इसमें ठीक है आपका आ वाला और ठीक है सा वाला। ओके दोस्तों, इसमें आपका आ और सा दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। आपका आ वाला और सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी आपका दा वाला सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ देखते हैं रुचि क्या होती है। रुचि क्या है दोस्तों? अगर मान लो आप किसी काम में अधिक रुचि दिखा रहे हैं तो आपका क्या हो गया दोस्तों? अपरिवर्तनशीलता, ठीक है, यानी आप उस चीज को परिवर्तन करने में लगे हुए हो। स्मृति का तत्व नहीं है, इसमें आपका क्या होगा? इसमें दोस्तों आपका ठीक होगा तर्क, ठीक है, तर्क करना यह आपका नहीं आएगा और ये आपका आभास और उत्साह दोनों आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि विभिन्न तत्वों के बीच किसी एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र किए रखना कहलाता है। आपका क्या कहलाएगा कि विभिन्न तत्वों के बीच किसी एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र रखना, वह आपका क्या कहलाएगा? अगर आपको प्रश्न समझ में ना आए तो आप उसको 2 बार पढ़िए, लेकिन आप आंसर को सही करिए। इसमें ठीक है आपका हो जाएगा ध्यान लगाना, बा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 79 क्वेश्चन। किसने अभिप्रेरणा को क्रिया का चयन करना बताया? ठीक है, किसने अभिप्रेरणा को क्रिया का चयन करना बताया, ये आपको यहाँ पर बताना है। इसमें ठीक है आपका दोस्तों आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए समितियों के सदस्यों के अभिप्रेरणा की प्रमुख विधि मानी जाती है। इसमें दोस्तों आपका क्या होगा? इसमें आपका क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसमें दोस्तों आपका देखिए हो जाएगा सम्मेलन, सामाजिक कार्यक्रम, ठीक है, और बैठकें, यानी आपका उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, ध्यान को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक कौन सा है? अब यहाँ पर ध्यान की बात की जा रही है, आवश्यकता, रुचि और लक्ष्य। अगर उसने ये आपके तीनों हैं तो कभी भी आपका ध्यान
प्रभावित नहीं होगा। लेकिन दोस्तों अगर अवधि आपका ठीक है आएगा तो कहीं ना कहीं इसमें आपका ध्यान प्रभावित पक्का होगा। ठीक है, यानी आपका सवाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 81 आपका है कि ध्यान को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक क्या है। अब यहाँ देखिए ध्यान को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक, ठीक है, ये आपका आंतरिक कारक है। तो आंतरिक कारक में आपका ठीक है आएगा आदत, आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। ओके दोस्तों, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होती है, इसमें आपका क्या होगा, इसमें ठीक है आपका होगा जन्मजात रुचियाँ। ओके दोस्तों, आपका जन्मजात रुचियाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी आपका बा वाला एकदम सही हो जाएगा। संवेदिक स्मृति कहलाती है, इसमें आपका क्या होगा दोस्तों, इसमें आपका क्या होगा ये आपको बताना है। इसमें देखिए आपका जाएगा तत्कालिक स्मृति। ठीक है, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है वह कहलाता है, वह आपका क्या कहलाएगा, वह देखिए आपका हो जाएगा अर्जित प्रेरक, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए हम यहाँ देखते हैं 86 क्वेश्चन से। 86 आपका है कि अधिगम, धारणा, पुनः स्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रिया आती है। इसमें आपका क्या होगा दोस्तों, इसमें देखिए आपका होगा स्मृति के अंतर्गत है, स्मृति के अंतर्गत, यानी आपका दावाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों आइए हम यहाँ कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। इसमें आपका है कि ध्यान प्रवृत्तियों का मापन नहीं है दोस्तों। ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्तियों का मापन नहीं है। इसमें आपका क्या होगा, इसमें ठीक है आपका हो जाएगा प्रसार आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 88 क्वेश्चन से। यहाँ पे आपका 88 क्वेश्चन है कि पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है वह आपका क्या कहलाएगा, वह दोस्तों आपका क्या कहलाएगा, वह ठीक है आपका हो जाएगा माध्य। ठीक है दोस्तों, मैथ की क्लास में आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। संख्यांकी की उपयोगिता होती है, इसमें आपका क्या होगा, इसमें ठीक है दोस्तों आपका शिक्षा, चिकित्सा और व्यापार, ठीक है, तीनों में इसका उपयोग होता है, यानी आपका दावाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर दोस्तों हम आपको वीडियो शेयर करने के लिए ना कहें तो आप लोग पता नहीं क्यों वीडियो को शेयर भी नहीं करते। ठीक है, आप लोग वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक अपने व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर करिए। इसके बाद आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, अगर आपके कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट भी करिए। ओके दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद।